आ चल लो तो क्या करना है, आ चल लो तो करना है नेचुरल सिलेक्शन। अब मेरी बात सुनो, नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है समझना। बेसिकली क्या हुआ थी, एक जगह मान लो, मान लेते हैं ये एक जगह है, मान लेते हैं ये एक जगह है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये सर यहाँ पे क्या है, एक पॉन्ड है। पॉन्ड में कुछ बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जी रहे हैं। एक बैक्टीरिया की कॉलोनी, किसी एक स्पीसीज के बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है। उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में से कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन आ गया, वो इवॉल्व कर गए और वो गर्म पानी में भी जी सकते हैं, वो गर्म पानी में भी जी सकते हैं। अब अचानक से जब फ्यूचर में अचानक से क्या हुआ, वहां का पानी, पॉन्ड का पानी अचानक से गर्म हो गया। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये वाला वेरिएशन आ गया था थी वो गर्म पानी में भी जी सकते, वो थर्मल रेजिस्टेंट हो गए थे। तो वो फ्यूचर में जब पानी गर्म होगा तब भी वो आसानी से जी जाएंगे। उनकी लिपोडक्टिव कैपेबिलिटी में डिक्रीज नहीं आएगा और वो अच्छे से रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन में अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया लाएंगे जो सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में जी सकते थे, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, वो उतने अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली फ्यूचर पॉपुलेशन में उनकी मात्रा घट जाएगी या खत्म भी हो सकते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेचर में एक चेंज आया जिससे एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे बढ़ गए, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ गई। मतलब आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें इस पॉपुलेशन थी या इन बैक्टीरिया की या इन इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, या ये इंडिविजुअल्स आने वाली पॉपुलेशन या आने वाली जनरेशन को गवर्न करेंगे, हाँ कि ना। यस सर, मतलब ये नेचर में आए हुए चेंजेस के कारण क्या हुए, इनका सिलेक्शन हुआ, मतलब इनका क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इनका क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो नेचर में तादाद वेरिएशन आ रहा है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो सा पॉजिटिव वेरिएशन रहेगा या जो सा यूजफुल वेरिएशन रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है सेलेक्ट होगा। जिस ऑर्गेनिज्म में यूजफुल या पॉजिटिव वेरिएशन आया होगा सिचुएशन के रेस्पेक्ट में, वो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्ट होगा और उसी को बोला जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, हाँ कि ना। या जो ज्यादा अच्छे से वेरिएशन आया रहेगा वो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, इसीलिए पॉपुलेशन में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसका जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा गवर्न करेगा फ्यूचर जनरेशन। तो इसीलिए बोला जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन। ये दो तीन तरीके हैं या दो तीन बातें जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन तो समझ सकते हो, सब एक ही बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ जो बोलने के लिए जो शब्द है, शब्दों की माला है, जो शब्दों की माला है वो बदल गई है। जो बता देते हैं वाक्य है वो बदल गया, वाक्य जो है वो बदल गया, मतलब जो सेंटेंस है वो बदल गए, सेंटेंस फॉर्मेशन बदल गई है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया, समझ में आया। तो जिसके पास यूजफुल वेरिएशन रहेगा वो कैसे नेचुरली सिलेक्ट होगा, वो ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वो वहां पे प्रेजेंट रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा और ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो उस पॉपुलेशन में वो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगा, वो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट कहलाएगा या रहेगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो इसी को डार्विन ने क्या बोल दिया था, यानी इसी को डार्विन ने क्या बोल दिया था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोल दिया था। इसी को क्या बोल दिया था, डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोल दिया था। रिप्रोडक्टिव फिटनेस और कुछ नहीं है, नेचर में आया चेंज। तो जिनमें यूजफुल वेरिएशन था वो सेलेक्ट हो गए, उनकी पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे उस सिचुएशन में भी। क्यों, क्योंकि उनके पास वेरिएशन आया था उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से यूजफुल वेरिएशन आया था, तो वो बाकी के कंपैरिजन में, बाकी जो उस पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे या लिपोड ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, इसी तो बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। यस सर, अब ये बताओ कि क्या हुआ, वही एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग को एक और बात पता चलेगी कि ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड में एक बैक्टीरिया ऐसा है जो सिर्फ हीट रेजिस्टेंस हुआ है, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कोल्ड रेजिस्टेंट हुआ है, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो ताकत हीट और कोल्ड रेजिस्टेंट दोनों हो गया, और एक बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में ही जीने वाला है। एक पॉन्ड के वाटर में एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया की स्पीसीज की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 40 जन है, तो 10 सिर्फ हीट से रेजिस्टेंट है, 10 सिर्फ कोल्ड से रेजिस्टेंट है,
और 10 जो है वो हीट और कोल्ड दोनों से रेजिस्टेंट है, और जो 10 है वो नॉर्मल पानी में जीने वाले हैं। तो यहाँ पे बताओ फ्यूचर में कौन ज्यादा वो होगा, मतलब कि कौन ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा या किसका ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो आंसर है जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन रहेगा। जैसे मान लेते हैं गर्म हो गया पानी, अचानक से गर्म हो गया पानी, अचानक से गर्म हो गया पानी, तो जो हीट रेजिस्टेंट वाले हैं तब वो जी जाएंगे, बाकी जो कोल्ड रेजिस्टेंट और नॉर्मल वाले हैं वो मर जाएंगे। हीट रेजिस्टेंट वाले कौन से हैं, एक तो सिर्फ हीट रेजिस्टेंट वाला और एक हीट और कोल्ड दोनों रेजिस्टेंट वाला। तो ये जो 20 इंडिविजुअल्स हैं ये ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। वहीं अचानक से अगर कोल्ड हो गया पानी तो कौन जी पाएगा, जिसके पास कोल्ड रेजिस्टेंस है और जिसके पास हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस है। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है उसमें किसे ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, उसमें ज्यादा प्रीफर उसे किया जा रहा है जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, जिसके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, तो वो आने वाले चेंजेस में ज्यादा चेंजेस में सरवाइव कर पाएगा, वो ज्यादा चेंजेस में सरवाइव कर पाएगा। तो किसे प्रीफर किया जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन में, जिसके पास नेचुरल सिलेक्शन में अगर मैं बोलूं कि प्रीफर किसे किया जा रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रीफर किया जा रहा है किसी पॉपुलेशन में जो बता देते हैं, जो क्या कहते हैं, जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है, हाँ कि ना, जिनके पास क्या है ज्यादा यूजफुल वेरिएशन है उन्हें प्रीफर किया जा रहा है ओवर डोज जिनके पास कम यूजफुल वेरिएशन है, हाँ कि ना। ये सर, हाँ कि ना। ये सर, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। ये जब चीजें बताई नहीं जाती, लिखवाई नहीं जाती, समझी जाती हैं, ठीक है, कि ज्यादा यूजफुल वाले वेरिएशन वालों तो प्रीफर किया जाता है, तो ये समझने की बात है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। इसका मतलब तादेदे नेचुरल सिलेक्शन से कौन इवॉल्व हो रहा है, क्या एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, नहीं, एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एक ऑर्गेनिज्म का नहीं हो रहा, वो किसका हो रहा है, वो एक पॉपुलेशन का हो रहा है। वहीं अगर मैं बोलूं वेरिएशन से किसका हो रहा है, तो वेरिएशन से जस्ट मोमेंट में किसका हो रहा है, आंसर है शारीरिक ऑर्गेनिज्म का। पर अगर वो वेरिएशन हेलिटेबल है या इनहेलिटेबल है, यानी इनहेलिटेबल है मतलब आगे फ्यूचर आगे शारीरिक जनरेशन में जा सकता है, तो वो भी पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, पॉपुलेशन के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा, समझना। यहाँ नेचुरल सिलेक्शन से कौन इन्वॉल्व यानी कौन इवॉल्व हो रहा है, तो इवॉल्व हो रही है आपकी पॉपुलेशन, नॉट एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं हो रहा, एक पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है। वहीं अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ जो इनहेरिटेबल है, उससे एक ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व हो रहा है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इवॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं, हाँ कि ना। आने वाली फ्यूचर जनरेशन कैसे इवॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसी वेरिएशन के कारण तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। तो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन किसका हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है एक पॉपुलेशन का, एक स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो वहां की पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे दिल्ली में ह्यूमंस ले लें तो दिल्ली में ह्यूमंस की क्या कहला रही है, वो पॉपुलेशन कहला रही है। बंदर ले ले हैं जितने भी, तो वो क्या कहला रही है, बंदर की पॉपुलेशन कहला रही है। तो किसी एक स्पीशीज के एक गिवन एरिया में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं वो उस स्पीशीज की उस एरिया में क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो इवोल्यूशन किसका हो रहा है, एक पॉपुलेशन का हो रहा है, हाँ कि ना, एक पॉपुलेशन का हो रहा है, हाँ कि ना। किसका हो रहा है, पॉपुलेशन का हो रहा है, नॉट एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, बता देते हैं, पॉपुलेशन का हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का नहीं, एक पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हो रहा है, हाँ कि ना। यस सर, एक पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हो रहा है, समझ में आई थी बात। यस सर, एक पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हो रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई। अब ये बताना
कि नेचुरल सिलेक्शन में कौन से वेरिएशन आपके काम आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन में कौन से वेरिएशन काम आएंगे? जो वेरिएशन एक्वायर्ड होंगे, मतलब जो वेरिएशन इनहेरिटेबल रहेंगे, या जो इनहेरिटेबल नहीं रहेंगे। आंसर है जो इनहेरिटेबल रहेंगे। इनहेरिटेबल रहेंगे मतलब हेरिटेबल जो क्लेस हैं, जो हेरिटेबल क्लेस हैं उन्हीं से तो डील करेगा। नेचुरल सिलेक्शन कभी भी एक्वायर्ड क्लेस से डील नहीं करता, क्योंकि वो इनहेरिटेबल नहीं रहते। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा उनसे डील करता है, उन क्लेस से डील करता है जो हेरिटेबल रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये किससे डील करता है? डील्स विथ हेरिटेबल कैरेक्टर, डील्स विथ हेरिटेबल क्लेस। हाँ कि ना? हेरिटेबल क्लेस से डील करता है। हाँ कि ना? यस सर। डील किससे करता है? हेरिटेबल क्लेस से करता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? नॉट विथ एक्वायर्ड क्लेस। नॉट विथ एक्वायर्ड क्लेस से क्यों डील नहीं कर रहा? क्योंकि वो इनहेरिटेबल नहीं है। हाँ कि ना? क्योंकि वो इनहेरिटेबल नहीं है। हाँ कि ना? समझ में आई इतनी बात? यस सर। आगे और क्या बात करनी है इसमें, अगर मैं बोलूं तो और क्या समझ सकते हैं? इनिशियली समझना है तो टी, जैसे आप समझो टी, इसमें कैसे बोलूं, वो जैसे कि आप को, जैसे मैंने बताया कि आप में जो वैल्यूएशन आ रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से होगा कि वो यूजफुल है, हार्मफुल है या न्यूट्रल है। वैसे ही आपका नेचुरल सिलेक्शन अगर एक जगह में हो रहा है, क्योंकि वहां पे आए हुए चेंज के हिसाब से आपका जो वैल्यूएशन है वो यूजफुल है, पर वही आप वैल्यूएशन लेते किसी और जगह जाएंगे, वहीं पे वही आप वैल्यूएशन लेते किसी और जगह जाएंगे, तो वहां के चेंज के हिसाब से वो यूजफुल है, हार्मफुल है, न्यूट्रल है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप एक जगह नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका दूसरी जगह भी नेचुरल सिलेक्शन हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये मतलब अगर एक जगह आपका नेचुरल सिलेक्शन में आप फेवर किए गए, आपका सेलेक्ट हुए, आप नेचुरली सेलेक्ट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह भी आप उस वैल्यूएशन के साथ नेचुरली सेलेक्ट होंगे। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो यूजफुल है, हार्मफुल है, न्यूट्रल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन में चेंज आ रही है वो कैसी आ रही है। अगर सिचुएशन में चेंज, जैसे पॉन्ड का एग्जांपल लिया था, अगर वहां पे सिर्फ हीट रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया रहते और कोल्ड वाले रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया रहते और न्यूट्रल वाले बैक्टीरिया हैं, तो यानी नॉर्मल पानी में लेने वाले, तो अगर हीट हो जा रहा है या पानी गर्म हो जा रहा है, तो हीट रेजिस्टेंस वालों के लिए वो क्या हो जा रहा है? वैल्यूएशन यूजफुल। पर वहीं अगर कोल्ड हो जा रहा है पानी, तो वो हीट रेजिस्टेंस वाला क्या हो जा रहा है? या तो न्यूट्रल रहेगा या हार्मफुल हो जाएगा। हाँ कि ना? ये सर। तो एक जगह आप नेचुरली सेलेक्ट हो रहे, तो इसका मतलब जरूरी नहीं थी आप दूसरी जगह भी नेचुरली सेलेक्ट हो गए। आपका नेचुरल सिलेक्शन क्या पता दूसरी जगह आप नेचुरली सेलेक्ट ना हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? मतलब अगर आप एक जगह फेवर्ड किए जा रहे हो, बीन फेवर्ड बीन फेवर्ड बीन फेवर्ड इन वन प्लेस does not mean does not mean to be favored does not mean to be favored does not mean to be favored in another place। हाँ कि ना? यस सर। अनदर प्लेस। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने समझ ही लिया नेचुरल सिलेक्शन होता क्या, उसके कुछ पॉइंट।
अब तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या है। ये एक ऑपरेटिव प्रोसेस है, मतलब जो स्टेप वाइज होने वाली प्रोसेस है, जो किसी ऑपरेशन में हो रही है, मतलब किसी कंडीशन में हो रही है। हाँ कि ना? यस सर। जो अकल होती है पॉपुलेशन में, जो एक पॉपुलेशन में होती है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो एक पॉपुलेशन में हो रही है, इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन में जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एक पॉपुलेशन का हो रहा है और ना कि एक इंडिविजुअल का। whenever there is a difference in the reproductive success of एन इंडिविजुअल, जब रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल में चेंज आता है, मतलब कि एक ही पॉपुलेशन थे, अलग अलग इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव फिटनेस में चेंज आता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस में चेंज आता है, तो जो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ज्यादा है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में उसका जो गवर्नेंस है, उसका जो दबाव है वो बढ़ जाएगा। जबकि जो कम रिप्रोड्यूस कर सकता है वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कम गवर्न करेगा, कम उस पर उसका दबाव रहेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस उन दोनों इंडिविजुअल्स की डिफरेंट थी, रिप्रोडक्टिव सक्सेस उन दोनों इंडिविजुअल्स की डिफरेंट थी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? अब रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेजर कैसे किया जाएगा? रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेजर कैसे किया जाएगा? उसे मेजर किया जाएगा कि फिटनेस या एडेप्टिव ऑफ द जीनोटाइप, कि आपका जीनोटाइप जो है वो उसके कंडीशन के हिसाब से, उस जगह के हैबिटेट के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कितना फिट है, या एडेप्टिव, आपको कितना ज्यादा वो एडेप्टिव बना रहा है उस एनवायरमेंट में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? A genotype that produce more fertile offspring has greater fitness, मतलब एक ऐसा जीनोटाइप जो ज्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा कर ले जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो बता देते हैं उस जीनोटाइप की फिटनेस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगी। मैं दो प्लांट ले लूं एक ही पेड़, एक ही स्पीसीज के, एक पेड़ में बीज बहुत ज्यादा होले और एक पेड़ में बीज बहुत कम होले, इसका मतलब जो पेड़ में ज्यादा बीज होले हैं उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। तो उन दो पेड़ को अगर मैं सेम एरिया में लगा के छोड़ दूं, तो सेम एरिया में लगा के छोड़ दूं, तो वो क्या करेंगे, उस एरिया में जो ज्यादा बीज पैदा कर रहे हैं वो ज्यादा वो करेगा क्या, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेगा। वहां पे जो इतने भी पेड़ उगेंगे उनमें से ज्यादा कर पेड़ किसके लेंगे, जो ज्यादा बीज पैदा किए, और उनमें से कम बच्चे किसके लेंगे, जो कम बच्चे पैदा किए हैं। हाँ कि ना? जो यानी जो कम बीज पैदा किए हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? मतलब समझो क्या हुआ कि आपके पास क्या है, मोर फेवरेबल कैरेक्टर है, आपके पास एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोर फेवरेबल कैरेक्टर है। हाँ कि ना? तो ये आप में फेवरेबल हुआ वेरिएशन आया था। हाँ कि ना? यस सर। तो आपकी लाइफ स्पेन उस एनवायरनमेंट में ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो आपकी लाइफ स्पेन उस तादे दे हैं एनवायरनमेंट में ज्यादा रहेगी। आपकी लाइफ स्पेन उस एनवायरनमेंट में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपकी लाइफ स्पेन ज्यादा रहेगी तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आपकी रिप्रोडक्टिव एज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। आपकी रिप्रोडक्टिव एज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। रिप्रोडक्टिव एज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? यस सर। अगर आपकी रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा रहेगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा ऑफिस फिलिंग पैदा करोगे। आप जितने ऑफिस फिलिंग पैदा करोगे वो ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? वो ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? समझ में आया? वो ज्यादा ऑफिस फिलिंग पैदा होंगे। हाँ कि ना? यस सर। तो आपका पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा ऑफिस फिलिंग, तो वहाँ की जो उस ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। समझ में आया? जैसे किसी जंगल में देखोगे तो शेर की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है और किसी जंगल में देखोगे तो चीते की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो उस जंगल के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर पा रहे हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? मतलब जो तादादे हैं वहाँ का जीनोटाइप जो है, सब चीजें मैटर करती हैं, सब चीजें मैटर करती हैं। अगर आप तब जीनोटाइप फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपको फेवरेबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलेगा। इस पॉइंट को भी समझते हैं। आप ये पहला पॉइंट इससे समझ सकते हैं, पहला पॉइंट आप इससे समझ सकते हैं।
दूसरे पॉइंट तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं पहले एक हिलन लेता हूँ, पहले मैं एक हिलन लेता हूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक हिलन लेता हूँ, डियर लेता हूँ, इसके पास कैसा कैरेक्टर है, इसके जीन्स ने इसे ब्राउन कैरेक्टर दिया, इसके जीन्स ने इसे कैसा कैरेक्टर दिया, ब्राउन कैरेक्टर दिया, हाँ कि ना, यस सर, ब्राउन कैरेक्टर दिया। अब ब्राउन कैरेक्टर दिया तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसे है, वो लंबे लंबे पेड़ ऐसे तरीका है, पेड़ होता है तो पेड़ के तने कैसे रहते हैं, ब्राउन। तो आपका जो वो है क्या कहते हैं, आपका जो डियर है वो पेड़ के तने अपने एनवायरनमेंट से क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा, हाँ कि ना, कैमोफ्लेज हो जाएगा तो वो अपने प्रीडेटर से क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, अपने प्रीडेटर से क्या होगा, बच पाएगा, तो इसकी सर्वाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ गई, अगर इसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ गई तो ये ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ये ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा तो इसकी प्रोजेनी बढ़ जाएगी, इसकी प्रोजेनी बढ़ जाएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं एक डियर लेता हूँ, वहीं मैं एक और डियर लेता हूँ जिसका लेड कलर का कैरेक्टर है, जो लेड है, तो ये कैमोफ्लेज नहीं कर पाएगा, ये कैमोफ्लेज कांट कैमोफ्लेज नहीं कर पाएगा, कैन नॉट कैमोफ्लेज, हाँ कि ना। तो अपने प्रीडेटर जैसे लॉयन इसे इजीली स्पॉट कर लेंगे तो इसकी सर्वाइबिलिटी घट जाएगी, इसकी सर्वाइबिलिटी घट जाएगी, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो ये अगर ये ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे तो ये प्रोजेनी भी कैसे ज्यादा बनाएंगे, इनके बच्चे भी आसानी से शेर के शिकार होंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो इनकी प्रोजेनी की भी मात्रा गिर जाएगी, मतलब आपके पास अगर फेवरेबल जीन है तो वो आपको फेवरेबल कैरेक्टर देगा उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, आई होप, मुझे ये आशा है कि आपको समझ में आई होगी, हाँ कि ना, आई होप, या मुझे ये आशा है कि आपको समझ में आई होगी, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आई इतनी बात, यस सर। अब देखना होता क्या है, मतलब मान लो मान लो क्या होता है कि कैसे समझाऊं ये वाला पार्ट, इसके बाद जो समझाना है वो क्या था, हाँ, वो था बेसिकली ग्राफ समझाना था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ समझाना था, ठीक है। तो एक बात समझो, जो नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, जो नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन ऑफ टू इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन किस तरफ होगा उस तरफ ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हाँ कि ना। जैसे बंदर से इंसान बनना है तो ये डायरेक्शन मिला, तो ये डायरेक्शन कौन प्रोवाइड किया, नेचुरल सिलेक्शन प्रोवाइड किया। अब ये जो डायरेक्शन है ना ये तीन प्रकार के होते हैं, आप बोल सकते हो स्टेबिलाइजिंग या बैलेंसिंग या सेंटीपिटल सिलेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डिसरप्टिव या सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन बोल सकते हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो इसे समझो होता क्या है, बेसिकली इस तीसरे पॉइंट को समझना। देखो मैंने पहले क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब समझाया, नेचुरल सिलेक्शन में कैसे चीजें होंगी उन्हें समझाया, ये चार पॉइंट बताए, फिर इसके बाद उसका जो डेफिनेशन आपको लिखना है उसे समझना, उसमें हो क्या रहा है, कैसे कुछ चीजें हो रही है, वो दो पॉइंट और समझाए। अब तीसरा पॉइंट कर ले हैं कि डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है इवोल्यूशन टू नेचुरल सिलेक्शन, समझना। मान लो एक एरिया है, मान लो एक जोग्राफिकल एरिया है, एक क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे तीन स्पीशीज है, ए, बी और सी। ए के लिए जो सर्वाइवेबिलिटी का ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो क्या है, वो मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या है, वो मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस है, ये नहीं सॉरी, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है, हाँ कि ना। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है, हाँ कि ना, ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है कि लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस में ये बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे, हाँ कि ना। जो बी स्पीशीज है, जो बी स्पीशीज है उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या, मान लो इनका ऑप्टिमल टेम्परेचर मैं लिख दे रहा हूँ 25 से 30, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना। और सी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ मोर देन
मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब इस जोग्राफिकल एरिया में, अब मैं इस जोग्राफिकल एरिया में क्या देते हैं वो बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक जोग्राफिकल एरिया में ग्राफ बनाता हूँ। बेसिकली समझना, नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन में मान लेते हैं अभी इस एरिया का जो टेम्परेचर है, इस एरिया का टेम्परेचर जो है वो 27-28 है। तो कौन ज्यादा रहेगा, कौन ज्यादा रहेगा समझना। ये ग्राफ बना दे रहा हूँ, नेचुरल सिलेक्शन तो समझाने के लिए ये ग्राफ है ना, कि कैसे वो इवोल्यूशन तो डायरेक्शन देता है। तो इस एरिया का टेम्परेचर अभी 27-28 डिग्री है, मतलब 25 से 30 वाली जो बी स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो बी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा रहेगी और ए और सी की कम रहेगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आई इतनी बात? तो बी जो है ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। तो सबसे ज्यादा फेवर कौन है, बी। हाँ कि ना? यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या रखोगे, वाई एक्सिस में रख लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप। वाई एक्सिस में लिख लेना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप। हाँ कि ना? और एक्स एक्सिस में लिख लेना जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक्स एक्सिस में लिख लेना जोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे देखो, फिनोटाइप जो है यहाँ से हमें समझ में आया फेवरेबल फिर जीनोटाइप लगेगा तो फेवरेबल फिनोटाइप लगेगा। तो जीनोटाइप समझने से अच्छा अल्लो सीधा देख लेते क्या उसके पास फेवरेबल फिनोटाइप है, मतलब उसके पास फेवरेबल जीनोटाइप भी होगा। तो यहाँ पे 27 से 28 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करने के लिए फेवरेबल फिनोटाइप किसके पास है? ऑब्वियस सी बात, बी के पास है। तो बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, बी सर्वाइव करेगा, बी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? या आप बोल रहे हो नेचर एक नॉर्मल पोजीशन में है तो सबसे ज्यादा कौन सर्वाइव कर पाता है, तो आंसर है मिडिल, बता देते हैं, बता देते हैं उनका वो ज्यादा फेवर किए जाते हैं जिनका कलेक्टर मिडिल में आते हैं, एवरेज कलेक्टर के लेते हैं, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं अगर क्लाइमेट नॉर्मल कंडीशन में है तो। हाँ कि ना? ये सर, अगर वो किसी एक को फेवर नहीं कर रहे तो। अब यहाँ का टेम्परेचर कंटिन्यू मेंटेन रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, ऑब्वियस ही बात है बी ही फोकस में रहेगा, बी ज्यादा फेवर किया जाएगा, ए और सी फेवर नहीं किए जाएंगे, ए और सी फेवर नहीं किए जाएंगे। हाँ कि ना? और बहुत ज्यादा समय के लिए अगर ये यहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में ही रहता है तो ये पीक ज्यादा नैलोअल होते जाएगी, बी की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ते जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा फीवर हो रही है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में। हाँ कि ना? जो बी है वो कुछ ज्यादा ही फीवर हो रही है। तो यहाँ पे आपकी जो पीक है वो क्या होते जाएगी, नैलो होते जाएगी। यहाँ पे जो आपकी पीक है ग्राफ की वो क्या होते जाएगी, नैलो होते जाएगी। पीक क्या होते जाएगी, नैलो होते जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ का टेम्परेचर अचानक से, यहाँ का टेम्परेचर अचानक से मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब बताओ अब कौन फेवर होगा, ऑब्वियस ही बात है सी ज्यादा फेवर होगा। तो सी के जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा लिप प्रोड्यूस करेंगे, बी वाले थोड़े कम लिप प्रोड्यूस कर पाएंगे और ए वाले बहुत ही कम लिप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ग्राफ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है किसके तरफ बढ़ते रहेगा, सी के तरफ बढ़ते रहेगा। हाँ कि ना? तो देखना ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। हाँ कि ना? ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। हाँ कि ना? तो यहाँ पे अब पीक में कौन आ गया, आंसर है सी, आंसर है सी। तो क्या ये आपको एक डायरेक्शन में मिला, ये एक सेंटर था, सेंटर से क्या आप यहाँ पे एक डायरेक्शन में आ गए, क्या आपको एक डायरेक्शन मिल गया, ग्राफ को क्या एक डायरेक्शन मिल गया। तो इसी को बोला जाता है डायरेक्शनल, इसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ पे जो हम लोगों ने डायरेक्शनल सिलेक्शन बोला ना, यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करते हो। हाँ कि ना? और ये जो आपका ये है स्टेबिलाईजिंग या बैलेंसिंग या सेंटीपीटल, इसमें आप एवरेज को फेवर करते हो, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे एवरेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बी के लिए 25 से 30 एवरेज कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ कि ना? अगर बी और सी के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर का एवरेज निकाले तो वो 25 से 30 के अराउंड आएगा। तो सेंटीपिकल में आप किसे फेवर की हो, एवरेज कैलेक्टर को फेवर की हो, एवरेज कैलेक्टर वाले फिनोटाइप्स को फेवर की हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक स्टेबल रह रहा है ग्राफ। हाँ कि ना? यस सर।
वहीं आप डायरेक्शनल में कंप्लीटली एक ही फिनोटाइप को ज्यादा फेवर कर ले हो, तो ग्राफ एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब अचानक से ये जो एरिया है, ये तो एरिया अच्छा खासा रहेगा, जोग्राफिकल एरिया अच्छा खासा लिया जाता है। तो इस जोग्राफिकल एरिया में मान लेते हैं बहुत रेयरली होता है, पर इस जगह का टेम्परेचर 40 से ज्यादा हो गया और इस जगह का टेम्परेचर 40 से कम हो गया, 40 से कम हो गया। हाँ कि ना? तो क्या होगा? बी वाले बहुत कम रिप्रोड्यूस करेंगे, ए और सी अपने रेस्पेक्टिव जगहों में ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अल्लो तो पूरे एरिया का बना ले, पूरे जोग्राफिकल एरिया का बना ले, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ए ज्यादा, बी कम, फिर सी ज्यादा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ए इस जगह ज्यादा रहेगा और सी इस जगह ज्यादा रहेगा, बी दोनों जगह कम रहेगा, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कौन ज्यादा है यहाँ पे? ए ज्यादा है और सी ज्यादा है। मतलब जहां पे आप सबसे पहले वाले में एवरेज कैरेक्टरिस्टिक तो सबसे ज्यादा फेवर कर लेते, थर्ड वाले में आप एवरेज कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल फेवर नहीं कर ले। आप बिल्कुल फेवर नहीं कर ले। हाँ कि ना? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? दो पीक मिलेगी, दो पीक मिलेगी। मतलब अगर आपको ग्राफ में दो पीक मिलती है, इसका मतलब आप एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर। हाँ कि ना? तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये कैसा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन दी एवरेज सेंटर। सेंटर को आप एवरेज भी बोल सकते हो। तो अब एवरेज से अलग, एवरेज से दोनों तरफ या अवे फ्रॉम एवरेज वो कर ले हो, क्या कर ले हो? सिलेक्शन कर ले हो। हाँ कि ना? यस सर। वहीं यहाँ पे आप क्या कर ले हो? डायरेक्शनल सिलेक्शन कर ले हो, एवरेज से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर। हाँ कि ना? आप क्या कर ले हो? सिलेक्शन कर ले हो, तो इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलेंगे। हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ पे आप क्या कर ले हो? यहाँ पे आप क्या कर ले हो? बेसिकली यहाँ पे आप एवरेज कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा फेवर कर ले हो, ताकि सभी कम से कम जी पाए। हाँ कि ना? तो इससे क्या होगा? इससे आप क्या शो कर ले हो? या तो आप स्टेबिलाईजिंग या एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहे हो, या यहाँ पे आप बोल सकते हो टूवर्ड्स दी सेंटर वालों को ज्यादा फेवर कर ले हो। मतलब सेंटीपीटल सिलेक्शन कर रहे हो, सेंटीपीटल सिलेक्शन कर रहे हो। हाँ कि ना? क्या कर रहे हो? सेंटीपीटल सिलेक्शन कर रहे हो। हाँ कि ना? यस सर। क्या कर रहे हो? सेंटीपीटल सिलेक्शन कर रहे हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो ये जो सेंटीपीटल या स्टेबिलाईजेशन है, ये किसमें काम करेगा? तो ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करेगा जहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। हाँ कि ना? तो ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। ये किस में काम करेगा? ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। किस में काम करेगा? एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। हाँ कि ना? यस सर। एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। ये किस में काम करेगा? स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं। मैं चाहते थे स्क्रीन तो ऑफ कर दिया था, क्योंकि पानी पी रहा था, इसमें पानी गिर जाता हल्का से भी तो वो हो जाती, प्रॉब्लम जनरेट हो जाती मेरे लिए। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो चालू करते हैं, एक एक करके समझ लेना। पहले सेंटीपीटल सिलेक्शन समझते हैं। सेंटीपीटल सिलेक्शन क्या होता है मैंने बताया थी, जिसमें आप एक एवरेज, आप एक मीडियम कैरेक्टर को वो देते हो, क्या देते हो? ज्यादा महत्व देते हो। जैसे अगर मैं ये एक मान लेता हूँ, जैसे मैं अगर एक मान लेता हूँ कि क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मान ली कैट। क्या मान ली मैंने? कैट मान ली। कैट के पास क्या लेती है? टेल लेती है। कैट के पास क्या लेती है? टेल लेती है। तो आप जब कैट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कैट की टेल है, कैट की टेल है, जब वो चलती है तो वो ऐसे सीधे खड़े रहती है कैट की टेल। हाँ कि ना? तो कैट की टेल करती क्या है? कैट की जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, जो उसकी पुच्छी है, क्या कहते हैं, बिल्ली की जो उसकी पूंछ है, वो उसे क्या करती है? बॉडी बैलेंस करने में मदद करती है। बॉडी बैलेंस करने में मदद करती है कैट की टेल। तो कैट की टेल 3 प्रकार की होती है। कई कैट की टेल जो रहती है वो बहुत ज्यादा लंबी रहती है। हाँ कि ना? कई की बहुत ज्यादा शॉर्ट रहती है। हाँ कि ना? यस सर।
और कई की बहुत ज़्यादा, यानी कई की ना ही बहुत ज़्यादा लंबी लेती है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेती है, मीडियम टेल लेती है, हाँ कि ना? यस सर, मीडियम टेल लेती है, हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये बताओ, बहुत ज़्यादा लंबी पूँछ लाएगी, तो वो ज़मीन में भी घिस लाएगी जब वो कई बार पूँछ नीचे करके जब चलेगी। अब बहुत ज़्यादा छोटी टेल रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस नहीं करवा पाएगी बॉडी को, तो तादेरे जो कैट का बॉडी बैलेंस है उसे बिगाड़ देगी। तो यहाँ पे किसे प्रेफर किया जाएगा नेचुरल सिलेक्शन में? ऑब्वियस सी बात है मीडियम को, ऑब्वियस सी बात है मीडियम को। तो जब आप देखेंगे जब आप देखेंगे तो एक बनेगा आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन का ग्राफ, हाँ कि ना? एवरेज कैरेक्टर किसी भी पॉपुलेशन में ज़्यादा रहता है, हाँ कि ना? ये चल, तो ये हुआ एक ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये क्या हुआ? एक ओरिजिनल पॉपुलेशन तक ग्राफ हुआ, हाँ कि ना? ये क्या हुआ? एक ओरिजिनल पॉपुलेशन तक ग्राफ हुआ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें हम लोग तो पता है किसी भी एक नॉर्मल पॉपुलेशन में एवरेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहते हैं, हाँ कि ना? ये चल, तो मीडियम साइज सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा हैं टॉल, बिग और स्मॉल टेल वाले कम हैं, ये रिलेटिवली कम हैं। पर जैसे ही यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जैसे ही यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो क्या होगा? अब ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? मीडियम साइज टेल लो तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। मीडियम साइज तेल लो तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। मीडियम साइज तेल लो तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, हाँ कि ना? तो ये जो ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था, अगर मैं इसे यहाँ से उठा के इधर लेके जाऊँ, अगर मैं इसे यहाँ से उठा के इधर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, आप जब इधर ग्राफ में देखोगे, जब आप इधर ग्राफ में देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है। जो मीडियम कैरेक्टर है, मीडियम टेल वाला जो है, मीडियम टेल वाली जो कैट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है नेचुरल सिलेक्शन में, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है नेचुरल सिलेक्शन में। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, या आप बोल सकते हो बेसिकली सेंट्रीपिटल, या स्टेबिलाइजिंग, या बोल सकते हो स्टेबिलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन, हाँ कि ना? ये सर, तो हम लोग ने पहला वाला कर लिया, हाँ कि ना? अगर मैं इसमें और बताना चाहूँ तो सुनो, क्या होता है इसमें? इसमें बेसिकली होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो बेसिकली एक फिनोटाइपिक बैलेंस बना के रखना चाहती है। वो क्या करना चाहती है? वो एक फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी बना के रखना चाहती है कि कोई भी कैरेक्टर, यानी कोई भी एक एक्सट्रीम कैरेक्टर ज़्यादा ना दिखने लगे। एवरेज कैरेक्टर ज़्यादा दिखता है तो वो एक स्टेबिलिटी बने रहती है, वो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर सिर्फ लंबी-लंबी पूँछ बहुत ज़्यादा दिखने लगी, तो जो फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी है ना, वो बिगड़ जाती है। या छोटी-छोटी पूँछ बहुत ज़्यादा दिखने लगी, तो जो फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी है पॉपुलेशन की, वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन को अगर फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो वो अपनी एवरेज कैरेक्टर या मीडियम कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा शो करती है। उसमें मीडियम कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये कोशिश की जाती है, ये टेंड करता है, टेंड्स टू मेंटेन टेंड्स टू मेंटेन टेंड्स टू मेंटेन phenotypic tends to maintain phenotypic stability, हाँ कि ना? within the population over generation after generation, हाँ कि ना? वो लिख लेना, stability इन दी पॉपुलेशन ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। क्यों? ऐसा क्यों? फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी एवरेज कैरेक्टर से क्यों आती है? तो जो एवरेज कैरेक्टर है, बेसिकली समझो, लंबी टेल होना और शॉर्ट टेल होना, ये एक्सट्रीम कैरेक्टर है। तो अगर लंबी टेल ज्यादा होने लगी एक किसी पॉपुलेशन में, बता देते हैं कैट की, तो आने वाले जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन बनेगी, उनमें धीरे धीरे लंबी टेल वाली जो कैरेक्टर की संख्या है,
वो बढ़ते जाएगी और इस समय बाद ये हो सकता है कि जो लंबी टेल वाली जो कैरेक्टर है वही बच दिखे, छोटी टेल वाली कैरेक्टर लुप्त हो जाए। या जब पॉपुलेशन में छोटी टेल वाली ज्यादा दिखने लगी तो आने वाले समय में छोटी टेल वाली कैरेक्टर ज्यादा दिखी और ज्यादा देर लंबी टेल वाली लुप्त हो जाए। पर जब एवरेज कैरेक्टर दिखता है ना तो इसका मतलब ये है कि लंबी टेल भी प्रेजेंट रहेगी, छोटी टेल भी प्रेजेंट रहेगी। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? इसीलिए जैसे इसमें एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो ये हो सकता है कि जैसे किसी बेबी का बर्थ होता है, तो एक एवरेज वेट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। हाँ कि ना? तो बेबी का बर्थ होता है तो वेट में एक एवरेज क्या लिया जाता है? 2.5 से 3 केजी। हाँ कि ना? 2.5 से 3 केजी। हाँ कि ना? जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो मम्मी ने बताया मेरी कि मैं 2.5 भी नहीं था, मैं 2 किलो से कम था। हाँ कि ना? तो क्या मैं एक्सट्रीम में था? हाँ। पर और मैं पॉपुलेशन में देखा भी। इसका अरे वो थोड़ा सा है ना, मेरा जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है वो अटक गया था। ठीक है, इसी नाम से बस वरना अब आवाज़ आ रही होगी, अटक गई थी आवाज़। असल में इसमें एक माइक वो दिखाया ना, माइक के साथ प्रॉब्लम, तो मैं देखा तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर अटक गया था, हैंग हो गया था। ठीक है। तो बेबी का जो बर्थ रहता है तो उस समय 2.5 से 3 केजी लिया जाता है, 2.5 से 3 केजी। तो 2.5 से 3 केजी एक एवरेज वेट लिया जाता है। और जब मैं हुआ तो मैं तो 2 किलो से भी कम था। तो क्या मैं एक एक्सट्रीम में था? आंसर है यस। और क्या मैं पॉपुलेशन में दिखा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में एक फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है जनरली। हाँ कि ना? हाँ कि ना? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कि जैसे जब आप वो पढ़ेंगे, बता देते हैं, जब आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़े होंगे, ताते थे सुमित सर ने पढ़ाया होगा या जीत एक्सपर्ट पे मैंने पढ़ाया है। तो उसमें जब मैंने आपको या सुमित सर ने जब आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया होगा तो वहाँ पे एक कंडीशन बताई होगी कि सिकल सेल एनीमिया एनीमिया में हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो सिकल सेल एनीमिया में हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन बताई होगी सर ने, और अगर मुझसे पहले हो तो मैंने बताई होगी, बताया है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? तो ये जो हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया में, जहाँ पे कंडीशन क्या होती है? एच बी ए एच बी एस। हाँ कि ना? एच बी एस वाला ये रहता है जीनोटाइप उस समय। हाँ कि ना? तो इधर क्या होता है? इधर मलेरिया से रेजिस्टेंस मिलता है। इधर मलेरिया से क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। तो मलेरिया जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शन का टाइप हो गया और उससे रेजिस्टेंट के कारण क्या हुआ? अगर मलेरिया एक जगह फैला और वहाँ पे सिकल सेल हेटेरोजाइगोट वाले कंडीशन है तो उन्हें मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे ज़्यादा, तो ये गला ऑब्टेन होगा। हाँ कि ना? ये सर। और अगर वहाँ पे मलेरिया फैला तो जो सिकल सेल जिन्हें नहीं है या जो सिकल सेल के लिए होमोजाइगोट हैं उनमें मलेरिया उन्हें इफेक्ट करेगा, उनकी पॉपुलेशन में उनकी नंबर का क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। तो गला सेंटर की ओर मतलब सिकल सेल हेटेरोजाइगोटिक जीनोटाइप की तरफ क्या होगा? लाइस होगा, ज्यादा स्टीप होते जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? सेंटीपिटल वो मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर। वहीं अगर मैं अब आते हैं डायलेक्शनल सिलेक्शन के ऊपर, अब किसके ऊपर आते हैं? डायलेक्शनल सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। हाँ कि ना? ये सर, किसके ऊपर आते हैं? डायलेक्शनल सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। हाँ कि ना? तो पहले समझो क्या हुआ कि जब आपको पता है कि जैसे ही इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में करीब करीब कब्जा किया तो क्या किया? वहां पे पहले कुछ नहीं था, वहां के लोगों को कुछ नहीं आता था। इंग्लैंड के लोग तो कुछ नहीं आता था, उन लोग कच्चा आलू खाते थे, उबाल के बस आलू खाना आता था। जब वो वर्ल्ड में फैले, जब वो वर्ल्ड में तेलेद के नाम पे फैले, जब वो तादाद भारत आए तब उन्होंने खान पान रहना सहना अच्छे से सीखा और यहीं को फिर गाली बकी। उसे छोड़ते आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि उस समय जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10 की हिस्ट्री में, कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ?
तो एक बार समझो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ब्रिटेन का इलाका है, वहाँ पे जैसे लंदन है या वहाँ की जो सिटी के आसपास के जो फॉरेस्ट थे, उनकी जो पेड़ है, उसकी तलंग पे व्हाइट एल्गी पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? व्हाइट लाइकेन पाया जाता था। हाँ कि ना, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है लाइकेन, तो ये व्हाइट लाइकेन पाया जाता था, जिसके कारण आपकी जो पेड़ का जो वो है, पेड़ का जो वो है स्टेम जो है, या जो उसका तना है, पेड़ का जो तना है, वो आपका कैसा दिखता था? हल्का व्हाइटिश इन कलर दिखता था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। पर जैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो आपको पता है लाइकेन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो ये जो व्हाइट लाइकेन वहाँ पाया जाता था, ये मरने लगा। तो क्या हुआ कि जो पेड़ का जो तना था, वो जो डार्क ब्राउन कलर है, वो एक्सपोज हो गया। वो डार्क ब्राउन कलर एक्सपोज हो गया। तो अब जो पेड़ का तना है, वो आपको कैसे दिखता था? डार्क दिखता था, ब्राउन दिखने लगा, ब्राउन दिखने लगा। हाँ कि ना? ये सर। तो पहले जो यहाँ पे एक प्रकार के मॉथ बैठते थे, व्हाइट मॉथ जो रहते थे, वो क्या हो, इसके ऊपर व्हाइट तलंग के ऊपर बैठते थे, तो वो कैमोफ्लेज हो जाते थे। पर जो यहाँ पे डार्क या ब्राउन मॉथ थे, वो नहीं हो पा रहे थे। डार्क मॉथ या ब्राउन मॉथ जो यहाँ पे थे, वो नहीं हो पा रहे थे। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। पर जैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन का एक वो आया कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जब तिली ब्राउन हो गई, नेचुरल सिलेक्शन का एक एजेंट आया, नेचुरल सिलेक्शन करवाने वाला आया, तो क्या हुआ? चेंज हुआ यहाँ पे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे अब ब्राउन हो गया। तो अब क्या हुआ? चिड़िया लो तो व्हाइट मॉथ जो थे, वो क्या होने लगे? दिखने लगे। व्हाइट मॉथ क्या हुए? दिखने लगे। अब डार्क मॉथ जो थे, वो दिख नहीं रहे थे, तो वो चिड़िया किसे आसानी से खाएगी? आंसर है व्हाइट मॉथ। तो अगर चिड़िया व्हाइट मॉथ का ज्यादा शिकार करेगी, तो व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी, हाँ कि ना? यस सर, व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी और डार्क मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, हाँ कि ना? तो अगर मैं पहले बनाऊं, ओरिजिनल पॉपुलेशन का ग्राफ बनाऊं, तो वो कुछ ऐसे था, हाँ कि ना? यस सर, वो कुछ ऐसे था कि ये व्हाइट मॉथ तो प्रेफरेंस मिल रही थी, पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नेचुरल सिलेक्शन का कोई कारण मिला, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तब जब गुलाब बनाया गया, तो वो ऐसा निकला। अरे, इतना गंदा गुलाब क्यों बन रहा है आज? वो ऐसा निकला, हाँ कि ना? अरे, और अच्छा बनना चाहिए ना यार। वैसा निकला। तो सोचो, वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट है, यहाँ पे जो ब्राउन मॉथ की पॉपुलेशन थी, उसमें इंक्रीज आया, उसे प्रेफर किया गया। तो क्या एक डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं मिला? आंसर है यस, हाँ कि ना? तो यहाँ पे फ्रॉम वन एक्सट्रीम, यहाँ पे अगर देखें, तो बता देते हैं ये किसके लिए काम कर रहा है? एक एक्सट्रीम के लिए, हाँ कि ना? फॉर वन एक्सट्रीम प्लेट, हाँ कि ना? ये किसके लिए काम किया? यहाँ पे किसका सिलेक्शन हुआ? एक एक्सट्रीम प्लेट का सिलेक्शन हुआ, ब्राउन कलर होने का सिलेक्शन हुआ। और किसके अगेंस्ट हुआ? दूसरे एक्सट्रीम के अगेंस्ट, हाँ कि ना? दूसरे एक्सट्रीम प्लेट के अगेंस्ट, हाँ कि ना? तो दूसरे एक्सट्रीम कलर के अगेंस्ट जो व्हाइट कलेक्टर, यानी व्हाइट कलर होना है, हाँ कि ना? ये सर, व्हाइट कलर होना जो तलेट है, वो एक एक्सट्रीम तलेट है, और ब्राउन कलर होना ये एक एक्सट्रीम तलेट है। तो एक एक्सट्रीम तलेट के अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ, और ये जो एक्सट्रीम तलेट जिसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ, ये क्या था? व्हाइट कलर। ये क्या था? व्हाइट होना। ये क्या था? व्हाइट कलर ऑफ मॉथ, हाँ कि ना? और जिसका सिलेक्शन हुआ, या जिसके फेवर में सिलेक्शन हो, वो क्या था? ब्राउन कलर होना, या ब्राउन कलर का मॉथ होना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। पर जब मैं यहाँ पे सेंटीमीटर सिलेक्शन देखूं, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ, वो किसका हुआ? सिलेक्शन फॉर किसका हुआ? ये किसके लिए फायदेमंद रहा? आंसर है एवरेज कलेक्टर के लिए।
किसके लिए? एवरेज इंटेलेक्ट के लिए, हाँ कि ना? यस सर। और किसके अगेंस्ट हुआ? अगेंस्ट बोथ दी एक्सटेलियम, लंबी पूंछ और छोटी पूंछ दोनों एक्सटेलियम के अगेंस्ट हुआ, हाँ कि ना? अगेंस्ट किसके था? किसके विरोध में हुआ कि किसे नुकसान हुआ? तो दोनों एक्सट्रीम को नुकसान हुआ, दोनों एक्सट्रीम को इसमें नुकसान हुआ, हाँ कि ना? यस सर। दोनों एक्सट्रीम को क्या हुआ? इसमें नुकसान हुआ, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे जब अगर मैं सेंटीपीटस की बात करूँ तो यहाँ पे एक फिनोटिपिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जा रही है जो यहाँ पे मेंटेन नहीं की जा रही, यहाँ पे मेंटेन नहीं की जा रही, हाँ कि ना? तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है इंडिविजुअल्स को रिमूव करते, हाँ कि ना? एक फिनोटिपिक कैरेक्टर के या एक फिनोटिपिक रिलेटिव इंडिविजुअल्स को क्या देते हैं? रिमूव करके व्हाइट मॉथ के ऊपर फीड किए, हाँ कि ना? सीरियल। तो एक जो फिनोटिपिक कैरेक्टर था उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होने लगे? उनका प्लीडेशन होने लगा, उनका रिमूवल होने लगा। तो ये कैसे काम करता है? वर्क्स बाय कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एल जोड़ लेना, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना। कॉन्स्टेंटली रिमूविंग इंडिविजुअल्स by constantly removing individuals individuals by constantly removing individuals, हाँ कि ना? from from one end of one end of from one end of phenotypic distribution। लोग जो है सेंटेंस सही से सोचने दो, इसी तरीके से लिखो ना कि एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर तो क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स को रिमूव किया गया बार बार, हाँ कि ना? ऐसे ही लिखो ना, यही सेंटेंस सही है, वर्क्स बाय कांस्टेंट, हाँ सही है, हाँ कि ना? यस सर। जैसे अगर मैं मानूं कि जिराफ की पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी जिराफ हुए होंगे जिनकी नेक उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आज के जिराफ होती है, तो उनका भी रिमूवल हुआ क्योंकि जब स्कैरसिटी फैली होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, हाँ कि ना? या जैसे मॉस्किटो के झुंड में कुछ मॉस्किटो जो डीडीटी पहले छिड़की जाती है या डीडीटी जो अभी भी छिड़की जाती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जो वो हैं बता देते हैं, जैसे कुछ जो हैं बता देते हैं, जैसे कुछ मॉस्किटो क्या हो जाते हैं? डीडीटी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इतने तक सुनाई दिया था। फिर मैं ये बता रहा था कि ये जो केस हम लोग ने पढ़ा, जब ये केस हम लोग ने पढ़ा कि क्या हुआ कि ये जो केस हम लोग ने पढ़ा बता देते हैं मौत वाला, तो इसमें क्या था? पहले ग्ले या व्हाइट मौत जो थी वो ज्यादा थी, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे व्हाइट एल्गी जो था वो व्हाइट लाइकेन जो था वो तिली की तलंग में पाया जा रहा था। पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण तिली की जो ब्लांच है या जो तलंग है उसमें व्हाइट लाइकेन की जो पॉपुलेशन है वो मर गई या खत्म हो गई। तो लाइकेन जो रहता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन सेंसिटिव रहता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि आप देखेंगे तो उसके कारण जो तिली की जो तलंग जो पहले व्हाइट या लाइट कलर की अपीयल होती थी, अब वो ब्राउन या डार्क कलर की अपीयल होने लगी। इसीलिए आपके जो डार्क या ब्लैक मॉथ थे वो कैमोफ्लेज होने लगे और बर्ड उनके ऊपर अटैक नहीं करती थी। तो पहले जो व्हाइट मॉथ तो वो मिल रहा था क्या कहते हैं, व्हाइट मॉथ तो प्रिपरेशन यानी प्रेफर किया जा रहा था। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे एजेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बना, यानी कॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बना, और एजेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन बना? बर्ड बना। कौन बना? बर्ड बना, हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो ग्राफ था वो सडन एक साइड शिफ्ट लिया, हाँ कि ना? इस केस को बोला जाता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इस केस को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और इसे एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया जाता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? और इसमें जो मॉथ यूज हुआ था उसका नाम क्या था? बिस्टन बिट्यूलेलिया। उसका नाम क्या था? बिस्टन बिट्यूलेलिया, हाँ कि ना? जिसे हम लोग पेपल्ड मॉथ भी बोलते हैं।
इसका कंफर्मेशन किसने दिया था ये चीज हुई है? आंसर है बर्नर्ड कटलर्ड, यानी बर्नर्ड कटल लोग जो बर्नर्ड कैटलवेल, मैं मुझसे ये नाम प्रोनाउंस नहीं होता तो सही से, ठीक है। बर्नर्ड कैटलवेल ने ये बता देते हैं दिखाया था। कैसे दिखाया था? उसने दो जगह ली थी, डॉल्सेट और बर्मिंघम। बर्मिंघम और डॉल्सेट जो है वो दो जगह है, बता देते हैं आपके इंग्लैंड में। डॉल्सेट जो था वो क्या था? वो अनपॉल्यूटेड एरिया था, तो वहां पे व्हाइट लाइकन तलंग पे पाई जाती थी। तो वहां पे क्या हुआ, दोनों जगह इसने क्या कहते हैं इक्वल अमाउंट में ब्लैक मॉथ और ग्ले मॉथ रिलीज की। तो डॉल्सेट जो अनपॉल्यूटेड एरिया था वहां पे व्हाइट लाइकन पाया जा रहा था, तो वहां पे ब्लैक मॉथ की संख्या कम होते देखी। जो बर्ड थे वो किसे खाना प्रेफर कर रहे थे? ब्लैक मॉथ। तो नेचुरल सिलेक्शन किसे प्रेफर कर रहा था? व्हाइट मॉथ। तो पर बर्मिंघम जहाँ पे क्या कहते हैं जो पॉल्यूटेड इलाका था वहां पे व्हाइट लाइकन कम प्रेजेंट था, तो वहां पे जो तिली की तलंग थी वो, या व्हाइट लेकिन प्रेजेंट नहीं था, तो जो तिली की तलंग थी वो डार्क अपीयर हो रही थी। तो यहाँ पे ब्लैक मॉथ या डार्क मॉथ जो थे वो कैमोफ्लेज हो जा रहे थे, और चिड़िया किसे खा ली थी? तो व्हाइट मॉथ को खा रही थी, व्हाइट मॉथ को खा रही थी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये चल, तो यहाँ पे किसके लिए हुआ? यहाँ पे हुआ फॉर वन एक्सट्रीम टेलेट और अगेंस्ट किसके? दूसरे एक्सट्रीम टेलेट। एक एक्सट्रीम टेलेट है थी ब्लैक होना, एक एक्सट्रीम टेलेट है थी ग्ले होना। तो ग्ले के अगेंस्ट हुआ और ब्लैक के फायदे में हुआ। हाँ कि ना? या आप बोल सकते ब्राउन के फायदे में हुआ या ब्लैक के फायदे में हुआ। हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। अलग कुछ बुक ब्राउन लिख देती है, पर आप डार्क समझ लो या ब्लैक मॉथ समझ लो, व्हाइट या ग्ले मॉथ। हाँ कि ना? एनसीईआरटी इन्हें ब्लैक और ग्ले मॉथ के नाम से लिखती है, ठीक है। दूसरा आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, या आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन जोग्राफिकल एरिया में साइमल्टेनियसली दो प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। दो जो नेचुरल सिलेक्शन होते हैं जिनके बेसिस अलग लेते हैं, जिनके बेसिस अलग लेते हैं। जैसे स्क्विलर का एग्जांपल लेंगे तो स्क्विलर की जो टेल रहती है वो एक बहुत लंबी रहती है, एक छोटी रहती है, एक मीडियम रहती है। तो जो बहुत लंबी रहती है, जो बहुत लंबी रहती है और जो बहुत छोटी रहती है वो सेलेक्ट की गई। क्यों? तो थी जो बहुत लंबी है वो बैलेंस करने से काम आ रही थी, और जो बहुत छोटी है वो प्रेडेटर से छुपने से काम आ रही थी। तो बॉडी में उतना ज्यादा कोई बड़ा पार्ट नहीं है, तो आसानी से वो छोटी छोटी जगह में भी स्क्विरल छुप जाती थी। पर जो मीडियम थी वो किसी भी काम नहीं आ रही थी, ना वो बैलेंसिंग में सही से मदद कर रही थी, ना वो छुपने में सही से मदद कर रही थी। इसीलिए आपके दोनों एक्सट्रीम लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल तो सेलेक्ट किया गया और मीडियम टेल को कम सेलेक्ट किया गया। हाँ कि ना? यस सर। अब एक और चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अगर आप तीनों ग्राफ में देखेंगे तो कोई सा भी तिले जीरो नहीं हुआ है। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन कोई सा भी तिले जीरो नहीं हुआ है, उसके पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म उस तिलेट के कम हो गए, पर कोई सा भी तिलेट जीरो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल सिलेक्शन में कोई सा तिलेट जो है वो मरता नहीं है, या कोई सा तिलेट डिसअपियर नहीं होता, बस उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज कर जाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे फॉर किसके हुआ? दोनों एक्सट्रीम टेलेट के लिए, और अगेंस्ट किसके हुआ? मीडियम टेलेट के लिए। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं तो कैलिफोर्निया में एक जगह है जहाँ पे सनफ्लावर पाया जाता है। वहां पे क्या हुआ, कैलिफोर्निया में एक ही जगह से एक ही जोग्राफिकल एरिया में साइमल्टेनियसली दो बार नेचुरल सिलेक्शन हुआ, दो क्लाइमेट बनी थी। एक बार एक जगह दलाई हो गया, एक जगह वेट हो गया, मतलब एक जगह सूखा पड़ गया और एक जगह बाढ़ आ गई। तो जहाँ बाढ़ आ गई वहां पे सनफ्लावर ऐसे वाले जिंदा रहे जिनकी वाटर यूज करने की कैपेसिटी ज्यादा थी, और जहाँ पे दलाई रह गया वहां पे सनफ्लावर वो वाले जिंदा रहे, या वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई जिनकी वाटर कैपेसिटी लो थी। तो यहाँ पे भी देखो तो जो मीडियम वाटर कैपेसिटी वाले थे उनका उन्हें कम प्रेफर किया गया, एक जगह एक जोग्राफिकल एरिया की एक तरफ चाहते थे जहाँ पे दलाई आया था, वहां पे लेस वाटर रिक्वायरमेंट वालों को को प्रेफर किया गया, और जहाँ पे बाढ़ आई थी या जो वेट इलाका था वहां पे मोर वाटर रिक्वायरमेंट वाले सनफ्लावर को प्रेफर किया गया। हाँ कि ना? तो यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट बना? यहाँ पे आपके पास हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट बना। यहाँ पे आपके पास कैसा एनवायरनमेंट बना? हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट बना। हाँ कि ना? आपको यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट मिला? हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट मिला। हाँ कि ना? हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट मिला।
साथ ही साथ ये हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट रेयरली बनता है, इसीलिए आपको सेंट्रीफ्यूगल वाला केस भी रेयरली देखने को मिलता है। हाँ कि ना? ये सर, यहाँ पे जो एक स्पीसीज है, ये एक पॉपुलेशन है, वो सब पॉपुलेशन या सब स्पीसीज में डिवाइड हो गई है। अब जब ये सब पॉपुलेशन सब स्पीसीज में डिवाइड हो गई है, तो ये अपने अपने एरिया में आने वाले चेंजेस के हिसाब से धीरे धीरे ओवर दी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाएंगी। तो देखो, एक कॉमन एंसेस्ट्री से अगर इवोल्यूशन होता रहा कंटिन्यूस, तो ये नई स्पीसीज में डेवलप हो रही हैं। इसका मतलब एक एंसेस्टर से ये रेडिएट आउट कर ली हैं अपने हैबिटेट के नेचर के हिसाब से, अभी अपने एनवायरमेंटल नीड के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज में। तो ये कैसा हुआ? ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। 2 मिनट। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। हाँ कि ना? ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। ये कैसे एग्जाम्पल है? ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बात आई होप सो समझ में आई हो। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। आज चलो तो क्या करना है? आज चलो तो करना है हादी विंसबर्ग लॉ। आज चलो तो क्या करना है? हादी विंसबर्ग लॉ। हाँ कि ना? क्या करना है? आज चलो तो हादी विंसबर्ग लॉ। ये लॉ क्या बोलता है बेसिकली समझना। ये लॉ क्या बोलता है बेसिकली समझना। इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है आपके हादी विंसबर्ग लॉ। क्या नाम है? हादी विंसबर्ग लॉ। हादी विंसबर्ग लॉ। हाँ कि ना? विंसबर्ग लॉ। हाँ कि ना? ये सर। एक तो जब गर्मी लगेगी ना, तब ये दाते हैं, तब ये पंखा काम नहीं करेगा, और जैसे ही लेक्चर लेने बैठो, चालू कर लो लाइव, ये पंखे की हवा कैसे बढ़ जाती है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, एक बार समझो, ये जो हादी विंसबर्ग लॉ है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये GH RD के द्वारा दिया गया है। ये GH RD एंड डब्ल्यू विंसबर्ग लॉ, विनबर्ग, डब्ल्यू विनबर्ग के द्वारा दिया गया है। डब्ल्यू विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है। दो बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है। ये लॉ क्या बोलता है पहले समझना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने जस्ट अपोजिट बोला नियो डार्विनिज्म का। नियो डार्विनिज्म क्या बोल रहा था? नियो डार्विनिज्म ये बोल रहा था कि अगर किसी एनवायरनमेंट में जेनेटिक वेरिएशन होता है तो वहां पे इवोल्यूशन होगा। मतलब जेनेटिक एनवायरनमेंट यानी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन का कॉज है। तो इन लोगों ने ये बोला कि अगर जेनेटिक इवोल्यूशन, जेनेटिक वेरिएशन अगर इवोल्यूशन का कॉज है, मतलब अगर किसी पॉपुलेशन में बता देते हैं इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अगर किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आ रहा होगा। मतलब वो जो पॉपुलेशन होगी वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगी, वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन कोई भी चेंज नहीं हो रही होगी। हाँ कि ना? वापस से सुनो, इस लॉ ने क्या बोला? इस लॉ ने हादी GH RD और डब्ल्यू विनबर्ग ने बेसिकली नियो डार्विनिज्म का उल्टा सोचा। समझो क्या हुआ। नियो डार्विनिज्म क्या बोला था कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कॉज है आपके ताते थे इवोल्यूशन का। अब इन लोगों ने सोचा अगर जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन का कॉज है, मतलब इवोल्यूशन जेनेटिक वेरिएशन के कारण आ रहे, और अगर किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हो रही है, मतलब वहां पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे जो जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, मतलब वहां पे जो जीन जैसा है वो वैसा ही है, जितनी पॉपुलेशन में है उतनी ही पॉपुलेशन में है, और यानी पॉपुलेशन के जितने पार्ट में है उतने ही पार्ट में है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो किस में है? वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। हाँ कि ना? या वो हादी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? वो ये बोलना चाहते थे। पर क्या, आप ही सोचो, क्या कोई कोई पॉपुलेशन, कोई स्पीसीज इवॉल्व नहीं कर सकती है? ऐसा नेचर में तो बदलाव ही नेचर का स्वरूप है। बहुत से बड़े बड़े कवियों ने लिखा है कि बदलाव ही नेचर का स्वरूप है।
मतलब नेचर में यानी प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति में बदलाव आता रहता है। इसीलिए ऐसी कोई सी भी पॉपुलेशन नहीं है जो इवोल्यूशन शो ना करे। मतलब ऐसी कोई सी भी पॉपुलेशन नहीं है जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब हार्डी विनबर्ग लॉ एक कैसा लॉ है? एक बिल्कुल ही थियोलॉजिकल और हाइपोथेटिकल लॉ है। एक बिल्कुल ही थियोलॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल लॉ है। ये कैसा लॉ है? ये बिल्कुल ही थियोलॉजिकल, पूरा ही थियोलॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल लॉ है। थियोलॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल लॉ है। थियोलॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल लॉ है। हाँ कि ना? यस सर। 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 तो ये बोलता क्या है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो तादाद जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, वो कैसी पॉपुलेशन है? वो एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होगा। वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होगा। हाँ कि ना? वो एक नॉन इवॉल्विंग वो एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। वो एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब हार्डी विनबर्ग लॉ वहीं लगेगा जहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। हाँ कि ना? मान लो ये एक एरिया है, मान लो ये एक एरिया है। रुक जाओ, रुक जाओ। मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, पी कोई पॉपुलेशन है। अब अगर इसमें जीन फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा, 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 मतलब इसकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। इसमें सालों दर साल जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सेम ले रही है। कोई भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो अगर इसकी जीन फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे एक और टर्म आता है जीन पूल। एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट सभी प्रकार के जीन या सभी प्रकार के जीन के सभी अलील्स जीन पूल कहलाते हैं। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल ये होता है कि एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट सभी जीन के सभी अलील का सम टोटल क्या कहलाता है? जीन पूल। हाँ कि ना? यस सर। जैसे ह्यूमन में सभी जीन को लो तो आई कलर के जितने भी अलील्स हैं, प्लस हेयर कलर के जितने भी अलील्स है, प्लस बॉडी हेयर नंबर के जितने भी अलील्स है, प्लस हाथ के जितने भी अलील्स है, तो ऐसे करते हुए हर एक जीन के जितने भी अलील्स हैं सबका सम टोटल एक पॉपुलेशन में क्या कहलाता है? बता देते हैं जीन पूल। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन पाए जा रहे हैं उन सभी के अलील्स को सबको एक जगह ला दूं तो वो उस पॉपुलेशन की कहलाती है जीन पूल। हाँ कि ना? तो sum of all alleles of all gene of all gene of a population is known as gene pool। तो अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो आपका जो जीन पूल है, जो आपका जीन पूल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जीन पूल आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर जीन पूल आपका कांस्टेंट है तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि कोई नया अलील ऐड ही नहीं हो रहा। अगर वेरिएशन आएगा तो कोई नया जीन या कोई नया अलील ऐड तो होगा। हाँ कि ना? वेरिएशन तभी आता है जब कोई जेनेटिक मटेरियल में चेंज आए। अब अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आए या तो कोई नया जीन ऐड हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा क्या या सबसे ज्यादा क्या होता है? कोई नया अलील ऐड हो जाए। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस में चल देगी? पॉपुलेशन बोली जाती है कि आपकी किस में हो गई है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में हो गई है। आपकी पॉपुलेशन क्या बोली जाती है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चल दी है। अरे जेनेटिक एग्जाम्पल में नहीं गई है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में गई है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये एक लॉ है।
तो ये कुछ कैलकुलेट भी करने के बोलता होगा, तो आंसर है यस, ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। 2 मिनट में लाइट दुलाव कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया लाइन दुलाव। तो ये कैलकुलेट करने से बोलता होगा, तो आंसर है यस, ये कैलकुलेट करने से बोलता है। तो उसके लिए ये कैलकुलेशन के लिए भी देता है। मान लो किसी पॉपुलेशन में किसी जीन के दो अलील्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? इनके कॉम्बिनेशन तीन बन सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और एक है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आपको पता है ये क्या है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है होमोजाइगस रिसेसिव और ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो मान लेते हैं इस पॉपुलेशन में, इस स्पीशीज की पॉपुलेशन में, या इस पॉपुलेशन में बता देते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही जो फ्रीक्वेंसी है, एक ही फ्रीक्वेंसी जो है इस पॉपुलेशन में, एक ही फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? एक ही जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो है पी। और बता देते हैं स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी हुई, स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई? क्यू हो गई। वो क्या हो गई? क्यू हो गई। वो क्या हो गई? क्यू हो गई। तो ये देखो, जब फ्रीक्वेंसी क्या फ्लैक्शन में ली जाती है, और जब आप एक ही चीज के फ्लैक्शन लोगे, जब आप एक ही चीज के, अब मैं तो एक ही जीन का फ्लैक्शन ले रहा हूँ, एक ही जीन का पूछ रहा हूँ कि इस जीन का ये अलील कितना है, ये अलील कितना है, मतलब पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए? पी प्लस क्यू 1 होना चाहिए, अगर पी और क्यू के अलावा कोई और नहीं है तो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो मतलब अगर पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो P प्लस क्यू क्या होनी चाहिए? इज इक्वल टू 1। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे आपको बोल देगा अगर P 0.8 है तो Q कितना होगा? आंसर है 0.2। आपको ये बोल देगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील 0.9 है, तो उस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील निकालो, तो आंसर होगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, हाँ कि ना? ये सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील P होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील Q होता है। तो 0.9 प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, Q इज इक्वल टू 0.1। Therefore frequency of the recessive allele is 0.1। बोर्ड्स में ऐसे लिखना पड़ेगा, नीट में डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये तो मैंने सिर्फ एक एक अलील की बात की, अब मैं बोलूँ कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं पूछूं अलग अलग कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं पूछने आऊं, अभी तो मैंने फ्रीक्वेंसी एक सिंगल अलील्स की पूछी, अब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पूछूं कॉम्बिनेशंस की थी। ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे आले? मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए, और होमो यानी हेटेरोजाइगस रिसेसिव कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी पूछने में आऊं तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? पी क्यू। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? तो अब अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो ये फ्रीक्वेंसी भी सेम लेनी चाहिए, तो कोई और अलील तो पाया नहीं जाएगा, तो यही कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। और किसी चीज के जितने भी फ्लैक्शन बनते हैं वो सब उस चीज के बराबर आते हैं, तो 1 ही माने जाएंगे। फ्लैक्शन का सम हमेशा 1 लेता है अगर वो एक होल से लिया गया। मतलब मान लो ये एक वो है, बता देते हैं मान लो लोटी है, लोटी के बता देते हैं 4 टुकड़े किए, 2 टुकड़े बता देते हैं किसी एक कुत्ते को दिए, एक टुकड़ा किसी एक कुत्ते को दिया, एक टुकड़ा आपने किसी बछड़े को दे दिया गाय के। तो अगर मैं पूछूं कि सभी फ्लैक्शन को ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो आप क्या करोगे? जो पहले कुत्ते को दिए 2/4 प्लस 1/4 जो दूसरे कुत्ते को दिए, जो तीसरी गाय के बछड़े को दिए 1/4, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अपनी एक होल पॉपुलेशन के अलग अलग फ्लैक्शन किए हैं कि कितने फ्लैक्शन में ये कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, और उसी तो फ्रीक्वेंसी बोला है। तो यहाँ पे भी अगर तारे वो पॉपुलेशन में कोई और अलील प्रेजेंट नहीं है उस जीन का, तो P प्लस क्यू प्लस
2pq, ये 2pq होगा ना, ये 2pq होगा, प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अगर पूछा जाए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील बताओ, तो क्या होगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला। अगर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील बताओ, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला। अगर पूछा जाए होमोजाइगस डोमिनेंट की, तो वो बताओ फ्रीक्वेंसी, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू 1 वाला। और अगर पूछा जाए होमोजाइगस रिसेसिव की बताओ, तब भी यही फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 वाला। अगर पूछा जाए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बताओ, तब भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला ही लगेगा। और ये बात भी समझ लो, ये तब होगा जब कोई और सा अलील उस जीन का प्रेजेंट ना हो। हाँ कि ना, यस सर। मतलब ये कब लगेगा, जब पॉपुलेशन जो है, जब पॉपुलेशन जो है वो किस में रहे, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे, जब पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ कि ना, यस सर। तो ये ये जो बता देते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ है, ये एप्लीकेबल कब रहेगा, ये एप्लीकेबल कब रहेगा, कुछ कंडीशंस तो होंगी जब ये एप्लीकेबल रहेगा। एक पॉपुलेशन तो कुछ कंडीशंस तो फुलफिल करनी होंगी, तो जेनेटिक एक्विलिब्रियम में लेना है, तो या जेनेटिक एक्विलिब्रियम तो पहचानने के लिए भी अलग कुछ कंडीशंस होंगी, तो वो कंडीशंस फुलफिल हो गई, मतलब जेनेटिक एक्विलिब्रियम में, मतलब सीधा विनबर्ग लॉ लग जाएगा। तो हम क्यों ना वही समझ लें, वही ता देते हैं, ता देते हैं, वही कंडीशन देख ले जिससे जेनेटिक एक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो मैं बस वो कंडीशन देखूंगा और लगा दूंगा सीधा, ता देते हैं विनबर्ग लॉ, बिना ये देखे कि वो जेनेटिक एक्विलिब्रियम में जोड़ू फिर विनबर्ग लगाऊं, वो प्रॉब्लम है। तो ये बताओ, अगर म्यूटेशन होगा तो क्या जेनेटिक एक्विलिब्रियम मिलेगी, पॉपुलेशन? आंसर है नहीं। म्यूटेशन क्या लाता है, जेनेटिक वेरिएशन लाता है। तो ऐसी जो सी भी चीज जो जेनेटिक वेरिएशन लाती है, अगर वो नहीं होगी पॉपुलेशन में, तब पॉपुलेशन जेनेटिक एक्विलिब्रियम मिलेगी और तब जाके उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ लगेगा। तो कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होगा तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, और कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो कोई भी दादा आप में, कोई भी आप में क्या देते हैं, नया अलील ऐड नहीं होगा, ना नया जीन ऐड होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो वो है पॉपुलेशन, वो जेनेटिक एक्विलिब्रियम में रहेगा और आपका हार्डी विनबर्ग लॉ लगेगा। हाँ कि ना, आपका कोई भी जेनेटिकली कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी जेनेटिकली कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो जेनेटिकली कॉम्बिनेशन होते हैं तो अलग अलग पेयर बनते हैं, अलग अलग तादाद पेयरिंग, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। हाँ कि ना, जिससे इवोल्यूशन होता है। तो कोई भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा तो पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक एक्विलिब्रियम में बने रहेगी। तीसरा जो ताजा पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये कोई भी इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ कि ना, ये सर, कोई भी इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ कि ना, ये सर। साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्यों बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट में अचानक से क्या आती है, कुछ अलील्स गायब हो जाते हैं। तो आपके अलील ना गायब होने चाहिए, ना नए ऐड होने चाहिए। मतलब कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कब नहीं दिखता, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, इसीलिए बिग पॉपुलेशन लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बता देते हैं फीमेल और मेल एक दूसरे के पार्टनर्स को चुन रहे हैं, जिसके साथ मन चाहे उसके साथ मेटिंग हो रही है। हाँ कि ना, इससे सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। वरना वही अगर वो चुन चुन के करेंगे तो यही होगा कि जो डोमिनेंट अलील रहेगा बस वही शो होने लग जाएगा फ्यूचर जनरेशन में। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ कोई नया अलील ऐड नहीं होना चाहिए, मतलब नो जीन फ्लो, नो जीन माइग्रेशन, नो जीन फ्लो, नो जीन माइग्रेशन। हाँ कि ना, कोई भी जीन फ्लो या कोई भी जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। सातवां क्या हो जाता है, सेवेंथ हो जाता है, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन
नहीं होना चाहिए, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन से क्या कहते हैं, एक अलील एक जीन को प्रेफरेंस दिया जाता है और दूसरे को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, दूसरे तो उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, दूसरे तो उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, हाँ कि ना। तो ये तो हो गए जब ये एप्लीकेबल है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लाएंगे जिससे फैक्टर जिनसे ये अफेक्ट होता होगा, ऑब्वियस सी बात लॉ है, ये तो किसी एक केस पे जब बता देते जेनेटिव वेरिएशन नहीं आला, तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिससे ये अफेक्ट होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विनबर्ग लॉ क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, हाँ कि ना। तो वही जो इवोल्यूशन ला दे, जो जेनेटिव वेरिएशन ला दे, वही इसे अफेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। तो वो सब सोर्सेज जो इवोल्यूशन या जेनेटिव वेरिएशन ला दें, वो इसके फैक्टर्स अफेक्टिव हो जाएंगे, जैसे आपका म्यूटेशन हो गया, जैसे आपका म्यूटेशन हो गया, हाँ कि ना। ये आपका क्या हो गया, या आपका चलो सही स्पेलिंग लिख लेना, मैं तो ऐसा वो कर रहा हूँ ताते हैं, मेरे पास समय कम है, पूरा समझा रहा हूँ पर समय कम है ना। साथ ही साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, साथ ही साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, हाँ कि ना। यस सर। तीसरा, तीसरा जब स्मॉल पॉपुलेशन हो तो जेनेटिक डिलिप्ट हो जाए, हाँ कि ना। ये सर, जब जो बता देते हैं स्मॉल पॉपुलेशन हो तो जेनेटिक डिलिप्ट हो जाए, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, तो हम लोगों ने ये लॉ को समझ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इससे कौन ये किससे बता देते हैं, वो होता है अफेक्ट होता है, ये सब कर लिया। साथ ही साथ ये समझो कि अगर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इवोल्यूशन ना हो, ये इवोल्यूशन ना हो, तो अगर मैं पूछूं कि ये, अगर मैं ये मान लेता हूँ किसी पॉपुलेशन, तो मान लेता हूँ इस लॉ पे, हाँ कि ना। अब अचानक से उसमें इवोल्यूशन हुआ, तो कैसे पता लगाऊंगा कि कितना इवोल्यूशन हुआ, तो आंसर है जितना वो इस लॉ से डेविएट कर जाएगा, जितना वो इस लॉ से डेविएट कर जाएगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ होगा, हाँ कि ना। तो अगर मुझे किसी पॉपुलेशन में डिग्री ऑफ इवोल्यूशन लगाना है कि उस पॉपुलेशन में कितना इवोल्यूशन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं बेसिकली ये करूंगा कि मैं ये पता कर लूंगा कि इससे, इस लॉ से कितना डेविएशन हुआ है, डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस लॉ, डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस लॉ, डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस लॉ, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात, कि इस लॉ से बता देते हैं वो पॉपुलेशन कितना डेविएट हुआ है, हाँ कि ना। यस सर, फ्रॉम दिस लॉ, फ्रॉम दिस लॉ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, फ्रॉम दिस लॉ, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब ये लॉ स्टेट क्या करता है, अगर मैं थोड़ा सा और लिखवाना चाहूँ तो वो लिखवा दूं क्या यार, हाँ चलो लिखवा दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो लो लिख लेना। ये लॉ बोलता क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखना तो लो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, दिस लॉ स्टेट्स दैट, पहला लॉ यानी पहला पॉइंट, this law states that पहला point, the allele frequencies, the allele frequencies, the allele frequencies in a population are stable. The allele frequencies in a population are stable and are constant over generation to generation. The allele frequencies in population are stable and are constant from generation to generation. That is, gene pool remain constant. Gene pool remain constant, comma, under certain condition. Under certain conditions. मतलब ये लॉ ये स्टेट करता है, the gene frequency in a population are stable and are constant from generation to generation. That is, gene pool remain constant under certain condition. This is called genetic equilibrium. This is called genetic equilibrium. हाँ कि ना। यस सर, ये पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल दी अलीलिक फ्रीक्वेंसी, सम टोटल ऑफ ऑल दी अलीलिक, अलीलिक की स्पेलिंग नहीं होगी, allelic frequency, sum total of all the allelic frequencies is 1. Sum total of all the allelic frequencies is 1. हाँ कि ना? Yes sir. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, this principle is applicable, this principle is applicable for randomly mating large population, this principle is applicable for randomly mating large population only and only under certain condition, only and only under certain condition. हाँ कि ना? तो ये अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि स्टेट कीजिए आदि विनबल लॉ, तो तादेदे आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं बस, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए जयराम जी की। अब बस ये ह्यूमन इवोल्यूशन बचा है, उसे मस्त से करते, फिर जियोग्राफिकल टाइम स्केल बचा है, ठीक है। तो जयराम जी की।